So welcome everyone to this channel and to this amazing video wherein we will be discussing all the do's and don'ts which a rank holder does. मतलब मुझे लगता है ना कि एक कैटेगरी ऑफ बच्चे होते हैं जो सीए बनते हैं, ह्यूज रिस्पेक्ट. बट एक कैटेगरी ऑफ बच्चे होते हैं जो रैंक लाते हैं, अगेन ह्यूज रिस्पेक्ट. लेकिन एक अलग कैटेगरी ऑफ बच्चे होते हैं जिनको ना फाउंडेशन में रैंक, ना इंटर में रैंक एंड फाइनल में उन्हें रैंक आ गया अगेन. तो ये कैटेगरी ना ऐसी है जनरली हमारे माइंड में थॉट प्रोसेस कैसा होता है विष्णु, पता है जब भी मैं भी स्टूडेंट था और जब मैं स्टूडेंट से इंटरेक्ट भी करता हूँ ना विष्णु, तो क्या होता है कि उनको लगता है कि रैंक लाना इज समथिंग ना कि वो एक स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ बच्चे हैं जो ही रैंक ला सकते हैं. मतलब सबको ही रैंक नहीं ला सकता, उनको ऐसा लगता है. बट व्हेन आई सॉ योर प्रोफाइल ना, तो मुझे लगा कि नहीं भाई, इसने कहीं ना इंटर में ना रैंक है, ना फाउंडेशन में रैंक है, फाइनल में रैंक आया है. तो यू आर एन एग्जाम्पल, अ वेरी गुड एग्जाम्पल कि भाई रैंक लाना है तो प्रॉपरली पढ़ाई करके रैंक ला सकता है. एंड इसीलिए मैंने वी आर डिस्कसिंग हियर, we'll discuss a lot about your strategies. बट सबसे पहले तो मुझे ये बता, जब तूने अपना रिजल्ट देखा और देखा उसमें रैंक है, व्हाट वाज योर रिएक्शन? सर पहले तो मैं ये तो कॉन्फिडेंट था कि पास हो जाऊंगा मैं, बट सोचा नहीं था कि रैंक आएगा. तो जैसे मैंने पहले रिजल्ट देखा तो 409 मार्क्स थे. मैंने सोचा कि हाँ, मतलब पिछले अटेम्प्ट में तो 395 रैंक आ गया था. ओके, आई थॉट कि आएगा. तो जब मैंने देखा तो वो लोड हो गया तो 44 दिखा. तो उस टाइम बहुत अमेजिंग फीलिंग था. मतलब इंटरव्यू मैंने ट्राई किया था, पढ़ाई किया था, बट रैंक पॉसिबल नहीं हो पाया. बट फाइनल में आया तो मतलब अलग लेवल की फीलिंग होती है. मतलब एक तो सीए बनना है, अलग लेवल की फीलिंग है. जो फाउंडेशन और इंटर में जो फीलिंग रहती है पास होके, फाइनल की फीलिंग उनसे बहुत ज्यादा ऊपर रहती है. क्योंकि आप एक बार सीए बन जाते हो एक रिलैक्स हो जाते हो. उससे रैंक आए तो मतलब बहुत ऐसा अच्छा लगता है. एंड घर वालों क्या रिएक्शन है उस पे? घर वाले बहुत खुश थे. पापा बोले कि बेटा मतलब मेरा तूने नाम ऊंचा कर दिया. बहुत खुश थे घर वाले. नहीं, टोटली एग्री. एंड बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बधाई. अब मुझे एक बात बता, ठीक है, ये डिस्कशन में ना मैं बहुत सारी स्ट्रैटेजी डिस्कस करूंगा, बहुत सारे मिथ्स, सब कुछ डिस्कस करने वाले. ठीक है, तो एकदम ओपन ओके बात करेंगे अपने. ठीक है, बहुत बच्चों में ना ये चल रहा है सर, एएफएम का जो पेपर आया था ना, वो तो पूरा एआई बेस्ड पेपर था, राइट? तेरा क्या कहना है उसके ऊपर? नहीं, एआई बेस्ड तो था. मतलब कुछ पार्ट जो था वो बहुत डिफिकल्ट था. ओके. तो उसमें मैं अगर बोलूं तो मतलब ऐसा भी नहीं था कि 30-35 मार्क्स की कोई स्कोर ना करे. मतलब 15-20 मार्क्स का तो स्कोरेबल था उसमें. मतलब एमसीक्यू के अलावा, राइट, एमसीक्यू तो अटेंड कर सकते हो. एमसीक्यू के अलावा 15-20 मार्क का जो था वो थोड़ा था कि जो मैनेजेबल था, जिसमें फुल मार्क्स स्कोर कर सकते थे. राइट. बाकी मतलब ऐसा तो नहीं था कि आराम से एग्जाम्शन मिल जाए, बट ऐसा भी नहीं था कि मतलब कुछ 20 मार्क का भी लिख ना पाए. मतलब बहुत सारे बच्चे जो थे, मेरे दोस्त जो थे, वो अटेम्प्ट उन्होंने 50-60 मार्क्स का किया था इंक्लूडिंग एमसीक्यू. राइट. सो एंड हाउ मच डिड यू स्कोर? मेरे को 57 है सर. 57 है. तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि देख, पेपर मैंने भी देखा है एएफएम का, तो मुझे ऐसा लगा कि यार एमसीक्यूज को अगर हम लोग इंक्लूड कर लें तो 35 से 40 मार्क्स का पेपर ऐसा था कि वो इजीली अपने लिख सकते थे. ठीक है, अब जो 60 मार्क्स का पेपर जो बच भी गया, जिसको अपने इजीली नहीं लिख सकते हैं, 60 में 20 तो ला ही सकते हैं आराम से, राइट? तो मुझे ऐसा लगता है ना, मैं हमेशा बच्चों को अपने गाइड भी करता हूँ कि भाई पेपर कैसा आएगा वो अपने हाथ में नहीं है, लेकिन जैसा ही पेपर आया उसको डील कैसे करना वो अपने हाथ में है. तो अगर पेपर इजी आया तो अटैक मोड में रह, अगर पेपर डिफिकल्ट आया तो अपने डिफेंसिव मोड में घुस जाएंगे. मतलब अपने को रखना है कि अपना पहला टारगेट 40, फिर उसके बाद जितना कर सकते हैं वो ले ले. तो और हर चाहे कितना भी डिफिकल्ट पेपर क्यों ना है, 35 से 40 मार्क्स का पेपर वो ऐसा देगा जहाँ पे आप इजीली लिख सकते हो. मैं इसका एक बताता हूँ. जब हमारा हेस्टा पेपर था, पहले मैंने सारा क्वेश्चन पेपर छाना, तो मेरे को ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था मेरे को परफेक्टली आता था कि हाँ मेरा आंसर सही रहेगा. तो उसके बाद सबसे पहले मैंने ऐसे क्वेश्चन ढूंढे जिसमें से मेरे को एक पार्ट आ रहा हो. फॉर एग्जांपल 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसका एक पार्ट आ रहा है, तो ये 2 मार्क का क्वेश्चन, मतलब 2 मार्क रहेगा इस पे, क्योंकि ये 4 पार्ट से 8 मार्क का क्वेश्चन है. तो मैंने ऐसे 2-3 मार्क कलेक्ट करता गया मैं, कि हर एक क्वेश्चन का एक 2 पार्ट है, 2 पार्ट जो लिखता गया कि जो आ रहा है. फिर मैंने देखा कि मेरे को 15-17 मार्क कैसे हो रहा है. उसके बाद मैंने अच्छे से एमसीक्यू के 1.5 घंटा, और उसके बाद फिर जो बाकी नए क्वेश्चन आ रहे, मतलब जो क्वेश्चन ऐसे थे कि जिसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा था, उसका मैंने ऐसा डिटेल स्टेप लिखे ताकि अगर कुछ ऐसा हो तो स्टेप मार्किंग मार्क मिल जाए. तो शायद उस वजह से Got it. So basically, if I have to summarize what you have said, कि अपने तूने ना क्या मार्क्स को बेसिकली एक एक करके छोटे छोटे मार्क्स बटोरा है.
राइट हर यस क्वेश्चन में यस जो भी पक्का। लो हैंगिंग फ्रूट हो गए उसको तूने पहले काउंटर कर लिया, और जो डिफिकल्ट पार्ट था वो तो एनीवेज डिफिकल्ट था, उसको तूने बाद में डील करने के लिए छोड़ दिया, लेकिन अपना जो पार्ट जिसको कैप्चर कर सकते थे वो तूने कैप्चर कर लिया प्रॉपरली, राइट। एंड यस दिस यस। इज व्हाट इज कॉल्ड एज डिफेंसिव अप्रोच। गुड गुड। यस। एंड आर यू सेटिस्फाइड विथ योर मार्क्स 57? 57 मतलब आप एग्जाम के पहले पूछते थे कि मतलब कितना आने चाहिए, तो एफएम ऐसा था कि मेरे को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट था कि मतलब 70 80 आएंगे, बट एग्जाम जैसा हुआ उसके बाद आई एम सेटिस्फाइड कि 57 आए। राइट, नहीं नहीं, आई टोटली एग्री विथ यू। नाउ कमिंग टू माय मेन क्वेश्चन, ठीक है, एकदम मुझे ना एक इस तरह से बात कर कि तुझे कोई अगर बच्चा सुन रहा है ना, वो एग्जाम देने वाला है नवंबर 26 में या मई 27 में या नवंबर 27 में एग्जाम देने वाला है, ठीक है। उसने पहले कभी रैंक के बारे में ना सोचा, ना रैंक कभी लाया, लेकिन वो उसके मन में है एक इच्छा कि मुझे रैंक लाना है। तो मुझे बता कि तूने ऐसा क्या किया, क्या स्ट्रैटेजीज लिया स्टार्टिंग फ्रॉम डे 1, जब तेरा सीए इंटर का रिजल्ट निकला होगा, रैंक नहीं आया होगा, माइट भी तूने पढ़ाई की होगी रैंक के लिए, तूने क्या स्ट्रैटेजीज फ्रॉम डे 1 अप्लाई किया जो तेरे को यहाँ पे जाके रैंक मिला? मेरे को एक डिटेल में बताइए चीज। ठीक है, तो सबसे पहले तो है कि आपको एम करना रैंक के लिए। मतलब मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं, मतलब मेरे खुद के दोस्त जो बोलते हैं कि भाई मैं पास हो जाऊं तो भी बहुत है, मतलब वो स्टार्टिंग से, ऐसा नहीं कि एग्जाम के थोड़े दिन पहले बोल रहे हैं, स्टार्टिंग से बोलते हैं कि मैं पास हो जाऊं, रैंक मेरे लिए नहीं बना है। तो सबसे पहले आपको एम करना है रैंक के लिए, तभी आप उस लेवल की मेहनत करोगे स्टार्टिंग से। वरना आप पास के लिए मेहनत करोगे तो आप उसी लेवल की मेहनत करोगे। तो सबसे पहले एम करना है कि मेरे को रैंक तो लाना ही है। मतलब 1 2 3 के लिए आप एम करोगे रैंक के लिए तो आपका रैंक आ जाएगा। आप स्टार्टिंग में बोलोगे मैं पास हो जाऊंगा, तो वो तो एक मेन चीज है। सेकंड है कि आपको जब क्लासेस बहुत जल्दी आपको लगाने पड़ेंगे, मतलब जैसे आपका इंटर का रिजल्ट आप पास हो गए तो आर्टिकलशिप स्टार्ट होते ही आपको क्लास लगा लेनी है। और मतलब फर्स्ट ईयर ऑफ आर्टिकलशिप में आपको एटलीस्ट एफआर के क्लास को कंप्लीट कर लेनी चाहिए। तो जितना जल्दी सिलेबस आप कंप्लीट करोगे तो वो एक प्लस पॉइंट रहेगा। मतलब मेरे हिसाब से तो मिनिमम 3 रिवीजन होना चाहिए। मैंने भी 3 रिवीजन ही किया था मेरे इसके पहले। तो मेरा जो एफआर का क्लासेस थे वो फर्स्ट ईयर ऑफ आर्टिकलशिप में हो गए थे। सेकंड ईयर ऑफ आर्टिकलशिप में मैंने फॉर्म किए थे और एएफएम के क्लास कंप्लीट किए थे। और आर्टिकलशिप जब मेरा खत्म होने आ रहा था तो मेरा ऑडिट के आधे क्लास हो चुके थे। तो जब मेरा आर्टिकलशिप हाफ क्लासेस बाकी, तो ये एक आइडियल सिचुएशन रहेगा कि आप 4 महीने एटलीस्ट 4 मंथ्स पहले अगर आप क्लास कंप्लीट कर लेते हो तो मतलब अच्छा ही मिलेगा। और सेकंड और थर्ड जो चीज है वो मॉक टेस्ट का बहुत इसमें रोल आता है। तो फॉर एग्जांपल जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है जैसे एफआर और एएफएम है, तो उसके मॉक टेस्ट एटलीस्ट आप 3 दोगे तो आपका बहुत ये रहेगा। क्योंकि मैंने जब फर्स्ट मॉक टेस्ट दिया था तो मेरे को 60-70 में मार्क्स थे। जब मैंने सेकंड मॉक टेस्ट दिया तो मेरे को 75 में गए, और जब थर्ड गया तो 85-80 पे पहुंच गए। तो मेरे को फर्स्ट और सेकंड में मुझे बहुत पता चला कि ये वाले कॉन्सेप्ट है जो मैं इग्नोर कर रहा हूँ, थोड़े डिफिकल्ट टेस्ट में भी इग्नोर कर रहा हूँ। और एग्जाम में अगर मेरे को डायरेक्ट मिल जाए तो मैं टेस्ट नहीं कर पाता, बट मेरे को मॉक टेस्ट में उनमें दिक्कत है। तो मैंने वो सेकंड और थर्ड जो रिवीजन था उसकी बहुत हेल्प किया मेरे को कि मैं कैसे वो डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स को पहले करूँ। बाकी हाँ, एग्जाम के टाइम पे जो 1.5 डेज का होता है ऑडिट के लिए, मैं बोलूंगा मैं ऑडिट के लिए जैसे मेरा था कि मैं लास्ट के जो 5 मंथ्स थे तो मैंने एक भी दिन ऐसा नहीं था कि मैंने ऑडिट नहीं किया हो। मैं रोज 3 घंटा ऑडिट करता था, क्योंकि मैं इतना ऑडिट किया था फिर भी मेरे को लास्ट के 1.5 डेज में ऐसा बहुत सारी चीजें जो मैं भूल गया था। मैं रोज रिवाइज कर रहा था, फिर भी 5 घंटे लास्ट के रोज 3 घंटा ऑडिट करता था। मैंने ऑडिट के लिए स्पेसिफिकली कोई डे नहीं निकाला कि मतलब एक पूरा दिन ऑडिट करूंगा, बट रोज 3 घंटा कर रहा था क्योंकि मुझसे देरी नहीं होती ज्यादा। तो वो एक था। बाकी जो एफआर और एएफएम है उसके लिए स्पेसिफिकली मैंने 1.5 डेज के लिए मैंने खुद के पर्सनल नोट बनाए थे। मतलब फॉर एग्जांपल 30-40 डेज में पूरा एएफएम के सारा जो कंटेंट था वो मैंने समराइज किया था। और एफआर में मैंने 100 to 150 पेज में पूरा एफआर के कॉन्सेप्ट जो था वो समराइज किया था एक बुक में। तो मैं जो थर्ड और सेकंड रिवीजन था उसमें सिर्फ वो कॉन्सेप्ट्स करता था और क्वेश्चंस करके डायरेक्ट मॉक टेस्ट देता था। तो गॉट इट। अब मेरे इससे कुछ काउंटर क्वेश्चंस हैं। यू सेड वेरी वेल कि अपना पहला टारगेट तो रैंक लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर टारगेट ही छोटा लोगे पास का तो आप फिर वो सेकंड अटेम्प्ट थर्ड अटेम्प्ट फोर्थ अटेम्प्ट जाएगा वो चीज़ का। तो वो टारगेट तो सबसे पहले बड़ा रखना ही पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1 अग्री। पॉइंट नंबर 2 क्लासेस जितना जल्दी खत्म करोगे उतना ज़्यादा टाइम मिलेगा सेल्फ स्टडी का, टोटली अग्री। पॉइंट नंबर 3 आते हैं मॉक टेस्ट पे। अब मॉक टेस्ट क्या होता है, बच्चे जो होते हैं ना उनको क्या लगता है कि सर वो मेरे को यही
एग्जैक्ट स्टेटमेंट बता रहा हूँ मैं, ठीक है। बच्चे क्या बोलते हैं, सर अगर मॉक टेस्ट देंगे और कम स्कोर आया तो कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। व्हाट डू यू हैव टू से दिस? मैं बोलूंगा कि अगर वो मॉक टेस्ट के मार्क्स अगर फाइनल एग्जाम में आए डायरेक्ट, तो फिर तो और ये टूटेगा कि अरे फेल हो गए। एग्जैक्टली तो अभी मुझे लगता है हमेशा कि बच्चों को ये समझना पड़ेगा कि मॉक टेस्ट दोगे तो अपना गलती पता चलेगा, उसको रेक्टिफाई करोगे तो एग्जाम में वो मिस्टेक नहीं होगा। तो मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है, राइट। नाउ मुझे एक और क्वेश्चन है कि जो तूने ऑफिस से छुट्टी कितने दिन के लिए थी? ऑफिस से हमारा तो लीव का सिस्टम है, मतलब 2 इयर्स के आर्टिकलशिप के बाद पूरा छुट्टी था। 7.5 मंथ्स का था। 7.5 मंथ्स था, ठीक है। नाउ इसमें मुझे बताओ लास्ट के 4 मंथ्स तूने कैसे स्ट्रेटेजाइज किया? मतलब उसमें कोई क्लास लिया था, लास्ट कोई 4 मंथ्स कोई क्लास रखा था या सिर्फ सेल्फ स्टडी के लिए रखा था? नहीं, लास्ट के 4 मंथ्स पूरा सेल्फ स्टडी था मेरा। 3 मंथ्स और आप समझ लो 15-20 डेज के पहले मेरे सारे क्लास कंप्लीट हो चुके थे। ओके। तो पहले मैंने एफआर का रिवाइज किया था। एफआर का रिवाइज में मतलब साथ में कर रहा था। डीटी आईडीटी क्लास में मैं एक रोज में 1 डेज में रिवाइज करता था। ओके। तो जब तक मेरा क्लासेस कंप्लीट हुए, मेरा एफआर का आधा सिलेबस रिवाइज हो चुका था ऑलरेडी। ओके। तो हाँ, तो उसके बाद में मैंने एफआर के बाद में पहले एफएम किया रिवाइज। डीटी आईडीटी क्योंकि सबसे लास्ट में लेक्चर्स लिए तो थोड़ा फ्रेश था, राइट। तो वो उतना भूलने का प्रोबेबिलिटी था नहीं। ऑडिट तो मैंने जैसे बताया रोज रिवाइज करता था, राइट। तो ऐसा ही था कि पहले मैंने एक सारा रिवीजन किया मैंने एफआर का, एफएम का, डीटी आईडीटी का, फिर एक मॉक लिखा। फिर एक दिन मतलब आधा दिन या 4-5 घंटे बैठा मैं और देखा कि मॉक्स में क्या क्या कौन से हर एक सब्जेक्ट में टॉपिक्स थे जो मेरे को नहीं आए मॉक में, राइट। तो वो सेकंड रिवीजन के लिए सबसे प्रायोरिटी पे रखा कि जो मेरे को सबसे पहले करना है। फिर सेकंड रिवाइज किया, फिर सेकंड 2 बार मॉक लिखा, और जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स थे जैसे एफआर और एफएम, उसके लिए मैंने 3 मॉक्स लिखे थे। समझा। तो अब इसमें मैं हल्का सा अगेन फिर से मैं यहाँ पे एक पॉइंट लूंगा। अब बच्चे क्या बोलते हैं यहाँ पे कि सब रैंक लाने के लिए या अच्छा मार्क्स लाने के लिए मेरे को दिन में क्या 17-18 घंटे बैठ के पढ़ाई करना है? ऑनेस्टली बोलो तो 12 घंटे तो लगेंगे। ओके। मतलब एंड ये 12 घंटे कैसे रहता था? एक्सप्लेन मी अ डे इन द लाइफ ऑफ अ रैंक होल्डर। हाँ, तो स्टार्टिंग में ना ही मैं नाइट पर्सन हूँ ना ही मैं अर्ली मॉर्निंग हूँ, तो मैं मतलब 12 बजे सो जाता था मैं और 6 बजे उठता था। 6 घंटे बजे उठता था, तो 6:30 बजे मैं स्टार्ट कर लेता था मेरा सेशन जो भी था। तो सबसे पहले मैं ऑडिट करता था, मतलब सबसे पहले 6:30 से 9:30 या 10 बजे तक ऑडिट करता था मैं। ओके। उसके बाद 9:30 से लेके 1 या 1.5 तक मैं लंच तक मैं ये करता था, अपना कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट करता था, एफआर या एफएम हो गया कोई। ओके। और जो थर्ड सेशन रहता था वो फिर से मैं कोई थियरी सब्जेक्ट करता था, जैसे फॉर एग्जांपल आपका आईडीटी हो गया या फॉर एग्जांपल डीटी हो गया। उसके जो थियरी चैप्टर्स होते हैं लास्ट में, जो उसका लिटिगेशन होता है वो सब होता है, तो वो उसको करता था। और फिर लास्ट में जो सेकंड पे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट किया था सेकंड सेशन में, उसके सम सॉल्व करता था सब। ओके। तो टेस्ट कि आपको वो याद है कि नहीं, मैंने आपको कांसेप्ट समझ में आया कि नहीं एक्चुअली में उसको जो चीज। यस। और जब मैं मॉक देता था फिर ये शेड्यूल चेंज हो जाता था। जब मैं मॉक देता था, फॉर एग्जांपल मैं आज एफआर का मॉक दे रहा हूँ, तो पूरे दिन बैठ के मैं 2 बजे तक पूरा एफआर रिवाइज करता था। और फिर 2 से 5 मिनट टाइमर लगा के 5 मिनट मतलब 3 घंटे वो एग्जाम देता था। और फिर एग्जाम का डे था फिर वो ऑफ लेता था मैं कि चलो आज आराम करते हैं। ओके। और ये जो मॉक आप देते थे उसको इवैल्यूएट कैसे करते थे? मैंने ऑनलाइन लिया था, टेस्ट सीरीज लिया था। ओके। तो आप उधर से इवैल्यूएट करा लेते थे? यस। तो इन योर ओपिनियन व्हाट इज बेटर, मतलब खुद से इवैल्यूएट करना बेटर होता है या किसी से इवैल्यूएट कराना बेटर होता है? तो मेरे हिसाब से तो दूसरों से इवैल्यूएट करना ठीक होता है, क्योंकि खुद में अगर इवैल्यूएट करूंगा तो एक तो मैं ज्यादा मतलब ऑप्टिमिस्टिक हो जाऊंगा कि अरे हाँ इसमें थोड़ी मार्क कटेंगे तो आ जाएगा, या फिर ऐसा लगेगा छोटी-छोटी बहुत ज्यादा माइन्यूट मिस्टेक पे चलाऊंगा, अरे परफेक्शन की ओर चला जाऊंगा कि उसके वजह से फिर क्या होगा कि सिलेबस कवर करने की जगह मैं एक ही चैप्टर को ज्यादा परफेक्ट करने पे लग जाऊंगा। तो मेरे हिसाब से अगर कोई दूसरा इवैल्यूएट करे तो थोड़ा बेटर रहेगा, मतलब आपका भी थोड़ा टाइम वेस्ट नहीं होगा मतलब इवैल्यूएट करने में, वो भी एक रहेगा। और दूसरा पेयर चेकिंग करेगा, दूसरा जो सामने वाला है, ओके। और वो इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन मिल जाएगा आपको। यस। अग्री विद योर पॉइंट। अब मुझे बताओ कि जैसा आपने बताया ऑल दीज थिंग्स, मुझे समझ में आ रहा है कि इट इज़ अ वेरी पहला बात तो कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड फॉर द लास्ट 2.5 ईयर्स, अ वेरी कंसिस्टेंट एफर्ट, हार्डवर्क चाहिए और ऊपर से ना डिसिप्लिन चाहिए होगा।
राइट। तो ये चीज है। तो इतना चीज देखो, कोई एक दिन करना होगा कर लेगा, 2 दिन करना होगा कर लेगा, 3 दिन करना होगा कर लेगा, 1 हफ्ता कर लेगा, चलो मगजमारी करके 1 महीना कर लेगा, लेकिन इसको 2.5 ईयर्स तक लेके चलना के लिए एक मोटिवेटिंग फैक्टर चाहिए होता है पीछे, एक होता है ना ड्राइविंग फैक्टर चाहिए होता है। तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट वाज योर ड्राइविंग फैक्टर? मेरा तो सर रैंक का ही था कि मेरे को स्टार्टिंग जब मैंने इंटर में ही गया था कि फाउंडेशन में हमारे वक्त रैंक्स नहीं होते थे, Okay. सिर्फ मार्क्स होते थे, किसी का भी रैंक्स नहीं आता था, मतलब पहले आता था फिर बंद कर देता ऐसे हाँ. हमारे अटेम्प्ट के आगे। तो इंटर में फर्स्ट टाइम था कि रैंक का पॉसिबिलिटी था, तो मेरा इंटर में रैंक मेरा नहीं आया था, तो मेरा था कि मेरे को फाइनल में तो किसी तरह से रैंक लाना है। तो से मेरा आर्टिकलशिप में मेरा हेक्टिक रहता था बहुत, मतलब Okay. पूरा दिन काम करके आए, फिर टाइम भी नहीं मिल रहा है, मतलब 3-4 महीने ऐसे थे कि बहुत काम था, तो मैंने लेक्चर्स भी नहीं देखे थे। बट साहब बैक ऑफ द माइंड था ऐसा हमेशा कि अरे नहीं, मतलब काम तो सीए बनने के बाद भी करना है, बट फाइनल में रैंक लाना है। राइट। मतलब वो एक था, रैंक का मोटिवेशन अगर रहेगा तो मतलब आदमी कैसे भी करके हाथ कर मारेगा उसके लिए। मतलब टारगेट तो रैंक रखना और उसको एकदम जी जहन में घुसा लेना कि भाई रैंक लाना है, मतलब लाना है। नहीं नहीं, गुड गुड गुड। एंड किधर थी आपकी आर्टिकलशिप? मेरे पुणे से सर। ओके, व्हिच फर्म? ध्रुव एडवाइजर्स फर्म है, टैक्स की। ध्रुव एडवाइजर्स, हां, इट्स अ गुड फर्म। यस यस यस। हां हां, नहीं नहीं, गुड गुड गुड। एंड अब पता है जब मैं अपना सीए फाइनल कर रहा था ना, तो उसमें क्या होता है ना कि जब आप कंसिस्टेंट एफर्ट मारते जा रहे हो ना, ठीक है, तो जैसे हमारे टाइम पे वो 2 ईयर्स ही था, हमारे टाइम पे 3 ईयर्स आर्टिकलशिप था, ठीक है। तो मुझे जो लीव मिली थी वो ऑफिस से, वो मिली थी 45 डेज की, सिर्फ 45 डेज की लीव मिली थी मुझे। अब उसमें, और हमारे टाइम था 8 पेपर, ठीक है, तो मुझे पढ़ना था। मुझे पता है कि अगर सबको, मेरे जो ग्रुप में सबको लीव मिला है 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना ऐसे लीव मिला है, मेरे को सिर्फ 45 डेज मिला है। 45 डेज इफेक्टिव 1.5 मंथ्स, राइट। तो मेरे को उसी में सब चीज कवर अप करना है एनी हाउ। तो अब मैंने क्या किया, दिन को डबल शिफ्ट में पढ़ाई करना चालू कर दिया। मैं दिन में सिर्फ 2 घंटा सोता था, ठीक है। तो अब वो क्या हुआ, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम लाइक 20 दिन पढ़ा एंड जाके 21st डे में मेरा ब्रेकडाउन हो गया एंड आई वाज लाइक अब मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो एक दिन मैंने पूरा अपने लिए ब्रेक ले लिया पूरा। फिर उसके बाद मैंने अपने आप को स्टेबलाइज करके नॉर्मल पढ़ाई किया। मुझे लगा कि अगर अब ज़्यादा एफर्ट डाला यहाँ पे तो पूरा एग्जाम खराब हो जाएगा वो। तो हर इंसान के लाइफ में मुझे लगता है ना कहीं प्रिपरेशन के टाइम पे ना एक लो पॉइंट आता है, माइट भी हार्डवर्क के कारण या कुछ पर्सनल रीजन के कारण। तो तेरे लाइफ में ऐसा कुछ लो पॉइंट आया होगा? मैं ऐसे लिंक्डइन के थ्रू मैं ऐसा देखता था कि रैंकर्स के कितने मार्क्स आते हैं ऑन वो सब। तो मैं देख रहा था कि रैंकर्स तो मतलब ऑडिट में 70-80 तो स्कोर करते ही हैं। Okay. तो स्टार्टिंग का जो पहले मॉक था उसमें मेरे बाकी सब्जेक्ट में भी 60-70 मार्क्स थे, ऐसा नहीं था कि मतलब 80-90 जैसे मार्क्स थे। तो मतलब जो फर्स्ट मॉक दिया था मेरे को लगा था अरे मतलब रैंक लाना है तो मतलब 60-40 से इससे नहीं चलेगा, थोड़ा 70s तो खींचना पड़ेगा, राइट। तो फर्स्ट जो हुआ था उसके बाद मैं ऑडिट के बाद में तो बहुत ऐसा ये था मैं कि अरे 40 मार्क्स का है, 5 मार्क आगे पीछे तो मैं शायद पास भी नहीं हो पाता इसमें मॉक में। तो उसके बाद ऐसा था कि मतलब एक दिन मैं थोड़ा उदास रहा, फिर सेकंड डे मैंने सोचा कि अरे जो नहीं आ रहा है फिर उस पर ज्यादा मेहनत करते हैं कि ताकि ये थोड़ा स्ट्रांग हो अपना, राइट। नहीं आई टोटली अग्री, वो चीज़ है, वो आपको करना ही पड़ेगा उस चीज़ का। उसको देखो, एक पॉइंट क्या होता है ना कि अपने को वहाँ पे समझ में आता है कि ये एक लो पॉइंट है, अगर उस पर अपने एक्शन नहीं लिए तो वो ही लो पॉइंट ना कहीं अपने को इम्पैक्ट मार देगा जाके। तो इसलिए आई टोटली अग्री आपका। वो ऑडिट वाला पॉइंट क्या होता है, ऑडिट वाले मार्क्स में ना, ऑडिट का जनरली सबको क्या आता है ना, ऑडिट पेपर को सब लाइटली लेते हैं, सब सी स्टूडेंट ऑडिट पेपर को लाइटली लेते हैं। अब वो क्या करते हैं, यहाँ पे ऑडिट है ना, अब इसको अवॉइड करते हैं, थियरी पेपर है लास्ट में देखेंगे, और वो लास्ट कभी आता ही नहीं है और कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट कर जाता है। तो मैं अपने हमेशा बच्चों को बोलता हूँ, तो मैं ऑडिट नहीं पढ़ाता हूँ, बट मैं बच्चों को बोलता हूँ ना भाई, तुमको एक चीज़ थंब रूल रखना पड़ेगा कि तुम डेली के डेली एटलीस्ट 3 क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस करो ऑडिट का। बिकॉज एग्जाम में क्या होगा, तुमको लगेगा अरे कंसेप्ट का आंसर क्या हो पता है, लेकिन लिखना कैसे वो नहीं पता है, और वहां तेरा मार्क्स कट जाएगा। यस वो तो है। तो इसलिए राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है मेरे पास सबसे। नाउ हैविंग सेड दैट, अब मुझे ये बता कि एनी मिथ, जैसे तूने सुना होगा, अपने सीनियर से सुना होगा, आर्टिकलशिप ऑफिस से सुना होगा कि सीए के बारे में ये चीज, लेकिन तेरे को लगा नहीं इस मिथ को मेरे को तोड़ना है, और तूने उस मिथ को तोड़ दिया हो, कुछ है तेरे माइंड में ऐसा? एक तो जो था कि रैंक, जो मैं बोला था कि रैंक लाना है, तो बहुत सारे लोग थे वो बोलते अरे आईएसएफ का पहले फिक्स होता है, जो इंटर में रैंक आते उनका ही फाइनल में आता है। राइट। एग्जांपल्स भी देते थे, वो एग्जांपल्स भी देते थे। फॉर एग्जांपल वो बोलते थे देख इसका मई 25 में रैंक आया था, AR1 था, इसका फाइनल में भी इसका ही AR1 था, इसका AR2 इंटर में था, इसका भी फाइनल में इसका ही AR2 था। तो ये नाउ यू कैन गो बैक टू देम एंड शो देम, देख भाई मेरा भी रिजल्ट रैंक आया है। नहीं गुड गुड गुड।
नाउ एनी मैसेज दैट यू वांट टू गिव टू द अपकमिंग स्टूडेंट्स, तेरे जूनियर जो होने वाले हैं अभी सब, कि भाई ये तो कभी गलती मत करना अपने लाइफ में? तो मेरा रहेगा कि कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करो। मतलब ऐसा नहीं कि एक कोई तुम्हारा दिन जा रहा है जिसमें तुम बिल्कुल भी ना पढ़ रहे हो। अगर तुम्हारा कभी मन नहीं है पढ़ने का तो एटलीस्ट तुम 4-5 घंटा पढ़ो, पर ऐसा दिन ना हो कि तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं, क्योंकि वो फिर एक बार आपका रिदम टूट जाता है ना। कि फॉर एग्जांपल आज आप 9 घंटे पढ़ रहे हो, दूसरे दिन आप 3 ही घंटे पढ़ रहे हो, तो आप कंसिस्टेंटली मेहनत करो। फर्स्ट तो वो है कि और कंसिस्टेंटली मेहनत करो, और ऐसा नहीं कि आप 5-6 घंटे कर रहे हो और फॉर ग्रांटेडली ले रहे हो उसको, कि मतलब मेरे को, मतलब ऐसा नहीं कि दूसरे के दिखाने के लिए पढ़ रहे हो। खुद का ऐसा होना चाहिए कि हाँ मेरे को इतना सिलेबस मेरे को कवर करना है इस तारीख तक, और ऐसा गोल और एक प्लान होना चाहिए आपका कि मेरे को एग्जाम तक मेरे को ऐसे ऐसे प्लान करना है मेरे स्टडीज, ताकि मैं बाद में मेरे को बहुत इजी जाए एग्जाम के टाइम पे। और सेकंड है कि आप थोड़ा नेगेटिव एनर्जी से दूर रहो। मतलब मेरे प्रिपरेशन टाइम में मैं 1-2 दोस्त थे जो ऐसा खुद पॉजिटिव थे, जिनसे मैं ऐसा रखता था कि हाँ मतलब कभी लो फील कर रहा था उनसे बात कर लेता था। बाकी ऐसा था कि 5-6 महीने के लिए आप थोड़ा कनेक्शन दूर रख लो, मतलब बाद में आप कैचअप कर सकते हो उनके साथ में। एग्जाम एक बार रिजल्ट हो जाने के बाद में लोगों से थोड़ा कम इंटरेक्ट करो। मतलब 1-2 फ्रेंड्स रखो जो तुम्हारे साथ अटेम्प्ट देने वाले हैं, और जो पॉजिटिव रहेगा पढ़ाएगा। हाँ, जो पॉजिटिव हो, मतलब मेन वही, जिनके साथ मतलब लगता है हेल्दी कंपटीशन हो ना, तो उनके साथ कनेक्टेड रहना सही है। लेकिन अगर कोई एक्चुअली में नेगेटिव कंपटीशन में घुस रहा है, उनके साथ रहना मेरे हिसाब से वो नेगेटिवली इम्पैक्ट कर देगा। यस वही है। मतलब आप अच्छे लोगों से आप इंटरेक्ट करोगे तो वो आपको अच्छा ही सिखाएगा। Agree. And I believe, Vishnu, this is very helpful for all the upcoming students, and it will help. And for the students who are watching this podcast, I will say कि you can connect with Vishnu anytime for any guidance, any suggestion. Definitely, I believe Vishnu will be available for guidance on how to score a rank. You can definitely connect with him. Yes, sir.